चलिए, अब है ना, हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एकदम नया। हमने कल तक तुमको कंपोजिट सिस्टम नहीं पढ़ा है ना? चलो, कंपोजिट सिस्टम पे क्वेश्चन किया था एक, शायद हमने लास्ट में कंपोजिट सिस्टम पे हमने क्वेश्चन कर लिया था, है ना? देखो, अब देखो एक और आता है। मान लो जैसे कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, और इसमें मैंने एक ये सर्कल कट कर दिया, तो मास सिर्फ कहां पर है? यहां पर। अब आपसे इस नए सिस्टम का पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास। फाइंड दी सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस न्यू सिस्टम। इसकी रेडियस है r, ये साइज है b, ये भी है b, और r इक्वल्स टू b/4 है। ये रिलेशन दिया है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा सोचो कैसे करना चाहिए। तुम लोग कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे बन जाएगा। 1 मिनट का टाइम। हेडिंग लिखेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। चलिए बताइए, 1 मिनट का टाइम है। सब हाथ में मेहंदी लगा के बैठे हैं, कोई रिप्लाई नहीं। चलो इधर देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पूरी बॉडी को मानो। ये m, और ये जो मटेरियल सर्कल का होगा, सर्कल का और स्क्वायर का मटेरियल तो सेम होगा ना? अगर सेम होगा तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। अब ये भी तो डेंसिटी ऑफ स्क्वायर इज मास ऑफ स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो अब अपन यहां पर तो एरिया है, तो यहां पर कौन सी लेंगे हम? सर हम है ना ये वाली डेंसिटी नहीं लेंगे, हम लेंगे एरियल डेंसिटी, सिग्मा। सब पढ़ा रखा है मैंने, ये m/b²। और डेंसिटी ऑफ सर्कुलर प्लेट जो कटी है वो भी सेम ही होगी। कितनी होगी? मास ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? जवाब दो। πr²। इन दोनों को इक्वल कर दो। मास ऑफ सर्कल अपॉन मास ऑफ स्क्वायर अपॉन मास ऑफ सर्कल इज 16/π। क्या एक रेशो मिल गया हमको? पहली स्टेप समझ में आ गई। अब सेकेंडली क्या करना है बच्चों हमको? ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहां होने वाला है, और सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां होगा।
इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है सर। सर अगर ये दूरी पता लग जाएगी तो हम लिख देंगे m1, हम इसी को प्लेट के सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। तो m1 इंटू 0 माइनस मास ऑफ सर्कल इंटू पोजिशन ऑफ सर्कल x2 डिवाइडेड बाय m1 स्क्वायर माइनस m सर्कल इज XCOM ऑफ सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम। बोलो B और R का बेटा रिलेशन दिया है ना, ठीक है। लेकिन ना इस क्वेश्चन में एक कमी है सर, ये डिस्टेंस नहीं दी है। ये डिस्टेंस तो पता है लेकिन ये वाली डिस्टेंस नहीं पता। एक्सक्यूज मी, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है सर। अगर ये डिस्टेंस पता लग जाएगी ना तो हमारा काम हो जाएगा। कॉम का फॉर्मूला समझ में आया? अरे जो मास, टोटल मास क्या प्रेजेंट है, टोटल मास ये प्रेजेंट है स्क्वायर का, उसमें से सर्कल का मास माइनस कर दिया। अरे यार यही एक्चुअली हुआ भी है। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करें क्या हम, जिसमें प्रॉपर डेटा दिया हो, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए देखिए, a small circular hole is made from the circular disc of radius, कितनी ले रेडियस बताओ? कैपिटल आर ही ले लें क्या? कैपिटल आर। फाइंड द लोकेशन ऑफ कॉम ऑफ न्यू सिस्टम। खुद लगाओ निधि दिमाग यार बेटा, इतना तो लगाना चाहिए तुमने। ट्रंकेटेड मतलब तोड़ा हुआ, काटा हुआ। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम की जो रेडियस होगी, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं,
इस सिस्टम की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बाई 2। ये मेरे से कोई भी क्यों मत पूछना, है डायरेक्ट रिलेशन है। अरे यार समझ गए? निधि R/4 कैसे आएगा बेटा? बेटे ये डिस्क 1 और टूटी हुई डिस्क 2, यही गलतियां हुई है पेपर में। मास ऑफ वन डिस्क अपॉन में एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, बराबर मास ऑफ छोटी वाली डिस्क अपॉन में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि पुट करने पे हो रहा है m2 पाई आर स्क्वायर इंटू 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, m1 इज 4 टाइम्स m2, रिलेशन आ गया पहला। हाँ अभिषेक समझ में आ रहा है अब ऑनलाइन? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार, चुप हो गए तुम तो एकदम। M1 M2 आ गए? नहीं नहीं, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ ऐसा बेटा, मैं तो पूछ रहा हूँ तुझे समझ आया कि नहीं। मैंने कहाँ कुछ बोला। स्क्वायर करते ना बेटा, 2 का तो 4 ही आता है। चलिए बढ़िया, तो यहां तक हम समझ गए सर कहानी। अब अब सर एक बार और मेहनत करेंगे, और एक बार ना सर हमको प्लीज सर एक बार आप लिखना सिखा दो लोकेशन। बड़े वाले सर्कल के लिए हमने सेंटर यही माना है, तो बड़े वाले सर्कल अगर ये डिस्क नहीं काटी होती, ध्यान से सुनना, अगर डिस्क नहीं काटी होती तो सेंटर ऑफ मास बड़े वाले सर्कल का यहीं पे आता m1, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का यहाँ पे आता सर, और ये दूरी कितनी होती सर, ये और ये दूरी जो होती ये तो स्मॉल आर दूरी है, मतलब कैपिटल आर बाई 2। ये दूरी कितनी होती, कैपिटल आर बाई 2, m2। m1 m2 में दूरी आ गई क्या, m1 m2 में दूरी आ गई क्या? ये तुम्हारे 0,0 कोऑर्डिनेट है, और ये है 0,r/2 कोऑर्डिनेट। क्या मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने लग गया वापस? क्या मैं लिख दूं m1 इंटू 0, और ये काटा हुआ मास है तो -m2 इंटू -r/2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। अच्छा, तो m2 कितना हो गया अपना, ये m2 r/2, और m1 की जगह पे आएगा 4m2 3m2 r/6। हमारा नया सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया सर? हमारा नया सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन वाली लाइन, ये ओरिजिन वाले पॉइंट से ऊपर खिसक गया है r/6। एक्सियोम ऑफ न्यू सिस्टम इज r/6। हाँ या ना सभी लोग बोलो। -r/2 कैसे आएगा बेटा? हाँ ना, तो बेटा -r/2 और -m2 प्लस हो जाएंगे ना मुन्ना। समझे क्या? और लॉजिकली देखे तो होना भी ऐसा ही चाहिए था, जब आपने एक डिस्क में से एक मास हटा दिया, तो जो सेंटर ऑफ मास है, जो हैवी मास है, वो तो ऊपर की तरफ है, तो सीओएम ऊपर ही खिसकना था ना। हुआ भी वही। क्लियर है सभी को? मैं इस पे पीएचडी नहीं कराऊंगा, यही रोकूंगा इसको, मतलब ऐसा नहीं कि इस पे 100-200 सवाल चल रहे हैं आज का लेक्चर इसी पे। हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया है? कुछ नहीं करना, माइनस का साइन लगाना है, और एक ही मटेरियल में से काटते हैं तो मास निकालना आसान हो जाता है। अच्छा, m1 की वैल्यू कौन है, 3m2 वाला? तन्मय तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है क्लास में, थोड़ा ध्यान दो। m1 की वैल्यू कितनी है, 4m2 है ना। चलिए, अब हमें आगे देखना है, तो आगे मैं ये कहूंगा, हाँ
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन करना है क्या? क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा यार। रिदम रेगुलर आ रही हो? अच्छा सच सच बताओ रिदम, कहाँ प्रॉब्लम आई? जल्दी बताओ, 1 मिनट है तुम्हारे पास। लिख लिया सबने? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ। अच्छा एक और क्वेश्चन से समझते हैं, चलो। चलो कुछ नई ज्योमेट्री लेते हैं। एक ट्रायंगल प्लेट में से सर्कल को कट किया है, ठीक है? इसकी लेंथ ए और ए मान लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड दीज ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है परपेंडिकुलर है। तन्मय समझा नहीं क्वेश्चन में? ये समझे तुम लोग? एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें से एक सर्कल को कट कर दिया है, मास यही है सिर्फ। फाइंड द लोकेशन ऑफ कॉन। एक नोट लिख लो, क्वेश्चन में दिया है नोट। सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर ऑफ ट्रायंगल कोइंसाइड। सेंटर ऑफ ट्रायंगल कोइंसाइड। तो उसके लिए तो बेटा फॉर्मूले पता है ना अपने को। ट्रायंगल का कॉम कहां पर होता है? h/3 जमीन से। कल ही पढ़ा था, कल ही तो पढ़ा था हमने लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में। भूल गए? चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? √3a/2, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, a²/4 √3। अब आंसर थोड़ा सा गंदा आएगा है ना, अपन सुंदरता में विश्वास यूं भी नहीं रखते। रेडियस कितनी होगी? सर ये जो है ना, ये सेंट्रॉइड है, आपने लिखा है क्वेश्चन में, मतलब ये रेडियस h/3 होगी। अरे यार, हाँ या ना? रेडियस कितनी होगी? h/3।
एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर बाय 9। बहुत गंदा आएगा सर आंसर, देख भी नहीं पाएंगे। मास ऑफ सर्कल अपॉन पाई एच स्क्वायर बाय 9 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ट्राइंगल अपॉन में ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाय 4 इंटू √3। ऐसा रिलेशन आ रहा है। अब h और a में कोई रिलेशन है क्या? दिस इज द हाइट। अरे h की वैल्यू और a की वैल्यू में रिलेशन है ना बेटा अपने पास, ऐसे क्यों बैठे हो? भगवान पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। पाई h का स्क्वायर कितना होगा, 3a स्क्वायर बाय 4 4mt a स्क्वायर बाय √3। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, √3 से एक √3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 9mc बाय √3 पाई बराबर mt। इतना तो हर किसी को समझ में आ ही गया होगा। रिदम हाँ ना बोलना। बोलो यार, ठीक है। अब अरे इसमें क्या दिक्कत है? हे भगवान, ईश्वर तुम ही हो। अब तो मैंने बेटा कुछ भी तो नहीं किया, तू खुद सोच, तेरे घर पे एक प्लेट है, ये पंचिंग मशीन देखी है तूने? तूने पंचिंग मशीन से कागज में एक छेद कर दिया, तो कागज इतना बचा ना। अब हाँ ना में जवाब देना है ना, लास्ट बार ट्राई कर रहा हूं मैं, इसके बाद नहीं करूंगा, ठीक है। अब अगर ये पंचिंग मशीन में से इतना वाला मास कट गया, तो जो कागज पहले कट के नीचे गिरा और जो तेरे हाथ में कागज है, इन दोनों की डेंसिटी तो सेम होगी, दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। अब मास अपॉन एरिया क्यों लिखते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कहानी समझाई है। बोल रिदम जल्दी। तो मैंने मास अपॉन एरिया लिखा, तो मैंने पता कर लिया ना कि मास ऑफ ट्राइंगल, ये जो कटा हुआ ट्राइंगल है और जो ये सर्कल है, जैसे कि तेरे पास ये जो बचा हुआ रेक्टेंगल पेपर है और ये जो सर्कल कट के नीचे गिरा है, इनके दोनों के मास के बीच में एक रिलेशन आ गया ना। मैंने वही तो लिखा है यार बेटा। बस अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब दो चीजें जुड़ जाती थी तो हम उनका सेंटर ऑफ मास ऐड करके निकालते थे, अब माइनस करके निकालना है। इतना ही तो करना है। अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम मान रहे हैं कि ये पूरा रेक्टेंगल है, ये पूरा, सॉरी रेक्टेंगल क्या, ये पूरा ट्राइंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है h/3 हाइट पे, और ये सर्कल का सेंटर ऑफ मास जमीन से h/3 हाइट पे। अब सॉल्व कर लेना दोनों को, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां तक तो था हमारा। अच्छा, कुछ लॉजिक समझे क्या तुम? देखो, इसी को मैं अगर अब डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो सर पॉइंट मास, ये हमारा ओरिजिन आ गया, मान लेते हैं हम ट्राइंगल के सेंटर को ओरिजिन मानते हैं, तो सर्कल का सेंटर भी तो ओरिजिन पे ही आ रहा है। क्या सेंटर ऑफ मास पहले काटने से पहले भी ओरिजिन पे था और काटने के बाद भी ओरिजिन पर ही है क्या? देखो ध्यान से, बताएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था। जो बच्चा समझदार होता ना, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करता, वो सीधे चिल्लाता आंसर 0। सेंटर ऑफ मास पहले भी 0 पे था, अब भी 0 पे है, ऐसा क्यों सर? यहां पढ़ो भैया मेरे, कहां गया सेंटर ऑफ सर्कल, और ये दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पर है। और तुम अगर दिमाग लगाओ तो देखो, सिमेट्री के अबाउट एक ट्राइंगल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है अभी, देखो ध्यान से, और इसमें से एक सर्कल इस तरीके से काटा है कि उसके बाद भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ, अभी भी वही है, हालांकि हल्का हो गया है,
मास पहले 10 किलो था तो अब 3 किलो हो गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इतना शानदार है कि एक्सिस से अभी भी सब उतनी ही दूरी पर है और सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास काहे चेंज होगा? इस क्वेश्चन को तो सॉल्व ही नहीं करना था सर, सीधे सीधे लिख देना था। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन इवन आफ्टर द कट। लिखो नोट में सभी लोग। तो जयशा आज एब्सेंट है ऐसा, ओके। हाँ चलिए, तो अभी हमने सेंटर ऑफ मास एक सॉलिड सिस्टम का निकालना भी सीखा, एक डिस्क्रीट सिस्टम का निकालना भी सीख लिया, ठीक है। मेरी बातों को आगे ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो बच्चों। क्या सेंटर ऑफ मास का सिर्फ इतना ही यूज है सर, या फिजिक्स में और भी कुछ यूज है, या बस ऐसे ही ठीक है नाम का है, दिख रहा है, हमको मजे आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रही है, नीट में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, काम हो जाएगा? इससे आगे भी बहुत एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। अब हम सेंटर ऑफ मास में काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले को देखते हैं। आरकॉम बराबर m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2 mn। ठीक है, इसी को अगर मैं तमीज से लिखूं तो m टोटल आरकॉम, अच्छा तन्मय मुझे तो पता ही नहीं थी बेटा ये बात, m1 m2 r2 r, ये सिचुएशन है सर, ये आपने हमको पढ़ाया भी था, और यही नॉर्मल बॉडी का भी यही मास था। देखो y आरकॉम बराबर कंटिन्यूअस बॉडी का dm इंटू r का इंटीग्रेशन और m टोटल, यही मास सॉलिड बॉडी का भी था। व्हाट इज दिस टर्म सिग्निफाइज, ये टर्म क्या बताती है हमको? ये टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस क्या बताता है हमको, ये जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन ना उसका मोमेंट कहलाता है। मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी p इंटू डिस्टेंस। समझे पहली बात? तो सर इससे क्या हो गया, ये तो आपने अंग्रेजी में एक नई डेफिनेशन लिख दी, इसका फायदा क्या हुआ? डीएम एग्जैक्टली छोटा मास है। तुम्हें ना रेगुलरली क्लास अटेंड करो प्लीज, बहुत परेशान हो जाओगी नहीं तो तुम, कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, तो मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं कहूं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पे। मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी में अगर यहाँ पे कहूं तो इसका मतलब क्या है सर? तो मोमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ दूरी पे क्या इफेक्ट लग रहा है। देखो ध्यान से सुनना, अपन यहां खड़े हैं, कुछ दूरी पर एक फिजिकल क्वांटिटी लगी है फोर्स, अपन यहां बढ़िया मजे से बैठे हैं, अपने से इस दूरी पे इस फोर्स का कोई इफेक्ट जनरेट हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो उसे कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ या ना, समझ गए हर कोई? बोलो यार। वैसे ही मैंने डायग्राम ऐसा बनाया था, क्या कोई वाकई में ऐसा फिजिकली होता भी है? आप ऐसे हवा में बोल रहे हो, देखो इधर, घर का दरवाजा देखे हो? घर के दरवाजे को ऐसा ठोक देते हैं दीवार में, एक दो, एक दो, तुम आते हो बड़ी शान से, ओ वेलकम, और ऐसे गेट खोलते हो। इस दूरी से, आर दूरी से तुमने बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया है एफ, और असर क्या हुआ?
इस आर दूरी के अबाउट, इस दूरी, इस लाइन के अबाउट दरवाजा गोल घूम जाता है ऐसा और खुल जाता है। हाँ या ना बोलो हर कोई। इस एफ फोर्स का, तुम यहीं खड़े हो, मैं फिर कह रहा हूं तुम यहां खड़े हो, ये है ना, इस एफ फोर्स का आर दूरी पर इस एक्सिस पर कुछ ऐसा अचंभा हुआ सर, ऐसा इफेक्ट हुआ कि इसने पूरे दरवाजे को ही घुमा दिया इस एक्सिस के अबाउट, इस फोर्स में, और तो कोई था नहीं घुमाने वाला। तो इफेक्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी अबाउट अ डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुई बात? तो ऐसा ही तो सर आपने पढ़ाया था कि बहुत सारे मासेस लिए थे, बहुत सारे मासेस लिए थे, R1 दूरी पे, R2 दूरी पे, R3 दूरी पे, R4 दूरी पे, तो ऐसे ही M1 R1, M2 R2, M3 R3, MN RN बराबर आपने लिख दिया था M टोटल R टोटल। अगर सर हम इसको अंग्रेजी में समझे ना, तो अंग्रेजी में बताएं सर आपने क्या लिखा है। आपने ना एक ऐसी लाइन भी बनाई थी नीले वाले पेन से और कहा था कि ये रही वो दूरी जहां पर जाकर के हमको आरकॉम मिला है ना। तो सर अगर इसका मतलब समझे ना, तो इसका फिजिकल मतलब ये हुआ, इसका जो हमें समझ में आने वाली बात है वो ये है, सम ऑफ ऑल मास मोमेंट इक्वल टू टोटल मास मोमेंट। अभी सुनना, छोटे 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 जितने भी पार्टिकल थे सबका मास मूवमेंट लिखा, m इंटू आर, m इंटू आर टू, m3 इंटू R3 लिखा, उनको जोड़ा, वो जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू यहां पर रखे गए, इतनी दूरी पे रखे गए टोटल मास के मास मूवमेंट से। बोलो mt इंटू आरकॉम मस्ट बी इक्वल टू छोटे छोटे जो अलग अलग मास अलग अलग दूरी पे है उन सबका सम है ये। बोलो यार, क्लियर है क्या ये बात हर किसी को? मैं चाहता तो ये डे वन भी समझा देता, लेकिन समझ में तब कुछ नहीं आता। अब आरकॉम निकालने लग गए, थोड़ी थोड़ी फील आने लग गई सर क्या कह रहे हैं। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेफिनेशन m1 r1 plus m2 r2 is equals to mn rn is equals to m total आरकॉम। हाँ, सारे मास मिलकर जो इफेक्ट, सारे मास मिलकर जो इफेक्ट दे रहे हैं वो इंडिविजुअल के मास का भी सम दे रहा है। देखो मैं अगर हिंदी में लिखूं तो ये क्या है, ये वाली साइड है सारे मास का इफेक्ट आरकॉम दूरी पर, और एक एक मास का इफेक्ट का जोड़, ये यही तो हुआ। सब छोटे 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 छोटे, इस क्लास के सब बच्चे हैं, मेरी बात सुन, इस क्लास के सब बच्चे हैं, हर बच्चे मेरे ऊपर कुछ ना कुछ अलग इफेक्ट डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो, आप ऐसा पढ़ाते हो, आप वैसा पढ़ाते हो, ये सब अलग अलग इफेक्ट है। इन सबका टोटल सम क्या है, दैट क्या है इज आरकॉम, और किस टोटल इज व्हाट, एमटी टोटल मास। क्लियर हुई बात हर कोई को? समझ में आया? फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आज समझ में आ रही है सर? चलिए लिखिए बेटा, फटाफट लिखिए, कॉपी में ऊपर हेडिंग डालिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, यहां पे नोट लिखिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ आरकॉम। देखो आपसे ना ये कोई नहीं पूछेगा कभी, ये ना आपके एग्जाम में आने वाली है ना कोई, लेकिन ये आपकी समझ के लिए जरूरी है। 2 2 4 होता है, ये हमें याद हो जाता है, लेकिन कैसे होता है ये जब भी समझ में आता है जब दो और दो क्वांटिटीज को रख रख के मैच करते हैं। ठीक है ना? हाँ सौम्य बिल्कुल। क्या सेंटर ऑफ मास मूव भी करता है या नहीं? मोशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास, आरकॉम वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर ठीक है। अब देखो ये तो हमारी आरकॉम की डेफिनेशन होती है। मान लो ये ना एक प्लेट है और इस प्लेट में 10 चींटियां हैं, काली चींटी, ठीक है, ऐसे इनमें से एक चींटी मूव और ये इन सब चींटियों का सेंटर ऑफ मास। अगर सारी चींटी V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 ऐसे अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो क्या होगा सर? थोड़ी देर बाद ये पूरी की पूरी प्लेट यहां दिखेगी, तो सेंटर ऑफ मास पागल है जो यहां दिखेगा, वो भी तो यहां आ जाएगा इनके साथ। अरे यार मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना, लोकेशन है ये। तुमने बड़ी मेहनत करी, रात भर लगाया और यहाँ पे एक झंडा काट दिया कि दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, आओ सब यहाँ पे आकर के नेशनल एंथम गाओ, ये सेंटर ऑफ मास है। लेकिन जब ये सब चल करके आगे आ गए तो झंडा क्यों वहां रहेगा? जो उसकी लोकेशन है वो भी तो आगे चलेगा ना साथ में। इट मींस अगर हम इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है vcom, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, विच इज m1 d r1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 d r2 वेक्टर बाय dt mn rn बाय dt अपॉन में टोटल मास। क्लियर है क्या इतना हर किसी को? अगर इतना क्लियर है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? vcom वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर mn vn वेक्टर अपॉन में m टोटल। क्या बात है सर, समझे? ऑफ कोर्स टाइम के साथ ही तो करेंगे। ऐसा अभी कैसे बोल सकते हैं जी उसमें टाइम है? इतना समझ गए, लिखो। करते हैं ना सौम्य, अभी रुक तो जाओ, इतनी जल्दी करके क्या करोगे? तो सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आई है m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर mn vn वेक्टर अपॉन में m टोटल। यदि v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर करते करते बराबर vn वेक्टर भी हो जाता, इक्वल्स टू v वेक्टर, सभी एक वेलोसिटी से चल रहे होते, तो हम क्या लिखते? m1 m2 अप टू mn into v वेक्टर इक्वल्स टू vcom वेक्टर अपॉन में m टोटल, और ये कट जाता ना, मतलब सेंटर ऑफ मास भी उसी स्पीड से चल रहा होता जिससे सब पार्टिकल चल रहे होते, अगर सबकी वेलोसिटी सेम होती तो। बोलो क्लियर है क्या इतना?
जल्दी से लिखो नोट करके। तो सर वीकॉम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर अपॉन में m टोटल। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के साथ फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, m टोटल इंटू एकॉम m1 a1 वेक्टर तो एकॉम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर। सिंपल सा मैथ्स चल रहा है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, तो आप लोगों को भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसको लिखने में। बोलो, इसके आगे की चर्चा बहुत काम की है। तो सर हमने ये लिख लिया, यहां तक हमको समझ में आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्विकली दो न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फटाफट करना है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी से सॉल्व करो, 4 नंबर का क्वेश्चन है नीट के लिए, PYQI, फटाफट करो। देखते हैं, इधर आओ। सर एक्सेलरेशन, अरे ये तो एडवुड मशीन है, एडवुड मशीन का एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ। m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, याद करने को कहा था ये फॉर्मूला। m2 बड़ा वाला मास, m1 छोटा वाला मास, ये भी याद करने को कहा था। 3 माइनस 1/5 जी, 2 5 जी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसका। ये वाला डब्बा, अरे 3 - 2 होगा क्या, ओ तो ये 1 बचेगा, तो ये 2। ये वाला डब्बा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, और ये वाला डब्बा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या ये बात। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, टुचुक टुचुक नाच रहा होगा ऊपर नीचे। m1 a1 प्लस m2 a2, आधी जनता 2 बोल रही है आंसर है, तो मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था मैं पहले। 2 ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, तो 2 × 2 माइनस 2 × 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 5, 4 - 6/5, 4 - 6/5 -2/5। इका कहत है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे बजाओ ताली, लगाओ ठुमके, सही कहा मैंने। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ रहा है, ना ही कि ऊपर की तरफ। और आना भी चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब ही होता है हैवियर साइड पे साथ देता है, जिसका मास ज्यादा उसकी तरफ होता है। ये हाँ है ना, बोलो सभी लोग। क्लियर है क्या इतनी बात। और 2 जो एक्सेलरेशन था ना, जो तुम अभी तक निकालते आते थे, वो इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालते थे। याद करो, तुमसे पूछा जाता था क्वेश्चन में कि 2 kg के मास का एक्सेलरेशन बताओ, सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, कभी नहीं बोलता था सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। अरे यार अभिषेक, समझ में आया। क्लियर है क्या इतनी कहानी।
हर कोई को कैसे होंगे निधि सेम डायरेक्शन में? एडवर्ड मशीन पे तुम्हें लटका दूं मैं और एक तरफ मैं लटक जाऊं तो क्या अपन दोनों नीचे आएंगे, अपन दोनों ऊपर जाएंगे? बुद्धि लगा बेटा। और मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर सभी महानुभाव जितने भी यहां पर नीट एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये वेक्टर है और वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिखे जाते हैं। मैंने डायरेक्शन के साथ लिखे हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे तो तू भी तो प्लस ही करेगी ना बेटा, माइनस क्यों करेगी? क्लियर हुई? ऐसा नहीं है, आई और जे कैप में भी आ सकता है क्वेश्चन, तुम्हें बनना चाहिए। ये ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन कराऊं क्या? वी इधर दूं, V2 इधर दूं और सेंटर ऑफ मास का पूछू? बोलो यार, कर लो यार, नहीं तो तुम कहोगे मास्टर ने पढ़ाया नहीं था हमको। ऐसा ही करते थे ऐश्वर्य सर, पढ़ाते नहीं थे पूरा। कोई भरोसा नहीं होता बेटा बच्चों का। V1 है 5 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है 37 डिग्री पे, और ये V2 है, ये जा रहा है यहाँ से 37 डिग्री सेल्सियस पे। V2 है 3 मीटर पर सेकेंड और मास है 2 kg। हम तो कहते थे सर को पढ़ाओ, लेकिन सर ही नहीं पढ़ाते थे। ऑनलाइन टीचिंग में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है ना। ऐसी होती दुनिया बेटा, ये सच है। फाइंड VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बुद्धि लगाओ, बहुत प्यारी बुद्धि जो तुम्हें दी हुई है, एकदम ताजा है, जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ उसका प्रयोग करो। 1 मिनट का समय फिर से। सर अगर हम जवाब देखें तो हमें पहले V1 वेक्टर लिखना पड़ेगा, और V1 वेक्टर होगा 5 cos 37 आई कैप प्लस 5 sin 37 जे कैप। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, मतलब 4 i कैप, और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो 3 जे कैप। V2 वेक्टर होगा 3 माइनस cos 37 आई कैप और -5 sin 37 जे कैप। -3 ही होगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4/5, cos 37 4/5, तो 4 और 3 12, -12/5 आई कैप और -3 × 9/5 जे कैप। बोलो यार, उसके बाद तो क्या है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। वीकॉम वेक्टर M1 V1 वेक्टर M2 V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास 3। तुम्हें आ रहा है समझ में या नहीं? तोते उड़ रहे हैं। वेक्टर कैसे आ गया सर, ये तो पढ़ाते ही नहीं हो आप, और अब कहते हो वेक्टर आ जाएगा हैं? ऐसी ना इंसाफी थोड़ी होगी सर। 24/5 मास का मल्टीप्लाई कर दिया है, आई कैप 9 2 18/5 जे कैप डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करके बताओ ना क्या आ रहा है वीकॉम। ये तो तुम्हारी नस में चलना चाहिए वेक्टर, अब खून की जगह। आप भी सर इमोशन में बह गए, कुछ भी कह रहे हैं। ऐसा होता है क्या सर? अरे आया कि नहीं समझ में? ये आएगा -4/5 आई कैप और ये आएगा -3/5 जे कैप। 3 आएगा बेटा, 5 × 3 = 15, 15 में से 18 जाएंगे तो 3। गुड़िया नहीं, अब्दुल्ला तुम हो ये तो। अच्छा नहीं नहीं, फिर खून में नहीं बहना चाहिए, ऑर्गेनिक बहने दो खून में। चलिए, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से?
क्या करूं इसका? चलिए, अब मुझे ना यहां से एक काम की बात बतानी है प्लीज, जिसके लिए मैंने आप लोगों का टाइम लिया था। सब लोग इधर क्लास में ध्यान देना, बहुत काम की बात सीख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। पहला नोट, कृष्णा क्लास के बाद, अभी नहीं। चलो इधर देखो, नोट, पहला नोट देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना सब लोग, क्या सही है क्या गलत है बात करना। वीकॉम बराबर m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2 एंड mn। हाँ या ना? यदि इफ किसी कारण से सेंटर ऑफ मास ने कह दिया तुम कुछ भी कर लो मैं तो नहीं चल रहा, किसी का बाप भी आ जाए मैं नहीं चलने वाला, सेंटर ऑफ मास ने कह दिया ऐसा, बोले मैं तो जीरो पे हूं, क्या सब चलना छोड़ देंगे? सबका मास सेम मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, तो m कॉमन निकाल लेना, जो भी है, चलो ये मास भी रहने दो। क्या सब चलना छोड़ देंगे कि यार सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा तो हम नहीं चले, बिल्कुल रुक जाएंगे जो जहां है वहीं? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब चलना छोड़ दें। सर सब चल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार चलेंगे कि इन सब का नेट वेक्टर सम जीरो आ जाए, इन सब का नेट वेक्टर सम जीरो आ जाए, ऐसे भी तो चल सकते हैं। ई का मतलब ये हुआ सर कि 5 ठो लड़का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब एक ही मास के हैं और ये इनका सेंटर ऑफ मास है। इनने मना कर दिया सेंटर ऑफ मास ने कि मैं तो नहीं चल रहा, तो ये दो आगे आ जाएंगे, ये दो इधर निकल जाएंगे, ये अंदर आ जाएंगे। अरे यार, इस तरीके से आएंगे कि इन सब का वेक्टर एडिशन क्या आ रहा है? जीरो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होने पर भी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होने पर भी अदर पार्टिकल्स चल सकते हैं, अदर पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अदर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। मैंने अनिवार्य गलत लिखा है क्या, देखना एक बार। क्लियर है क्या? की में तो बड़ी की मात्रा ही भाई मैंने हर जगह। क्लियर है क्या इतना सभी को? एक प्यार भरा क्वेश्चन करें इस पे जल्दी से, एकदम एकदम माहौल टाइप्स। आओ, तो ये है वो जो नाव के इस किनारे खड़ी है। नाव, नाव का मास रखें कि मासलेस रहने दें? मासलेस नाव है, चलो थोड़ी देर के लिए, चलो मास रख लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। नाव का मास 5 kg रख लेते हैं, और उसको सर थोड़ा हल्का रखना, उसको मास ऑफ वो इज 10 kg, और ये हो तुम जो यहां खड़े हो, हाथों में एक फूल लिए, मास है 15 kg। आज तुमने, क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना क्वेश्चन? फिर स्क्रीन कहाँ लिख रहे हो बे फर्जी? आज तुमने सोचा बहुत दिन हो गए हैं यहां ताकते ताकते, आज तो जाएंगे और
फूल दे ही आएंगे। ये दूरी है L, ये दूरी है L। ठीक है। अब मेरा प्रश्न है ये कि जब A B के पास जाएगा, जब A B के पास जाएगा, क्या नाव चलेगी या नहीं चलेगी, या नाव जैसी दिख रही है वैसी ही रहेगी? और चलेगी तो क्यों चलेगी, नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी? दोनों जवाब देना। कोई मासलेस नहीं है बेटा, सबका मास है। फूल का भी मास दे दूं क्या 10 ग्राम? निधि वेरी गुड। श्रेय पांडे वेरी गुड। संस्कार वेरी गुड। अब देखो, अभी शुरुआत में कोई चल रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो अंधा भी देख के बता दे कि सब रुके हुए हैं। अभी तो हिम्मत जुटाई जा रही है वहां तक जाने की। तो सेंटर ऑफ मास इन तीनों का यहां पर है, बोलो यार हाँ या ना। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। अब बी ने कहा मैं तो चलूंगा, बी चल के यहां तक आया। क्या सेंटर ऑफ मास को चलाने के लिए कोई है क्या? सेंटर ऑफ मास कब चलता है तुम लोगों को याद है क्या? मैंने पढ़ाया है, अगर तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद हो, हालांकि मैं एक बार और डिस्कस करूंगा बट तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा था एफ नेट बराबर एम ए सी ओ एम लिखते हैं, और ये ए सी ओ एम हम पूरी बॉडी पर मान लेते हैं, बड़े बड़े डब्बों पर भी। बड़े डब्बे भी उतने से चल रहे होंगे जितने से ए सी ओ एम चल रहा होगा। न्यूटन ने ऐसा कहा था, याद करो, कॉपी में मैंने लिखवाया है ये बात। आज वो समय आ गया है बेटा याद रखने का। तो कोई नेट फोर्स तो लग नहीं रहा सर, कोई किसी को बाहरी धक्का नहीं लग रहा है। इस पूरे को अगर हम एक सिस्टम मान ले, ये पूरा एकदम हमारा बढ़िया सा एक सिस्टम है, तो इस पूरे एक सिस्टम में हमने देखा कि कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा। और इंटरनल फोर्स अगर लग भी रहे होंगे तो इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं देते। ये बात आपने हमको हजारों बार पढ़ाई है, हाँ या ना बोलो सभी लोग जितने क्लास में बैठे हो। एक्सटर्नल फोर्स जनरेट एक्सेलरेशन, इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता एक्सेलरेशन में। तो सर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, शुरुआत में यूसीओएम भी जीरो है, तो फाइनल वीसीओएम को भी जीरो होना पड़ेगा। और सर 2 मिनट पहले आपने बताया कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ना जीरो हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। पार्टिकल मूव तो कर सकते हैं, लेकिन उनका नेट सम क्या होना चाहिए? हाँ या ना बोलो। मतलब सर m1 v1, या मैं लिखूं ma vb प्लस mb vb प्लस मास ऑफ बोट को मैं c ले लेता हूं, ठीक है, mc vc बराबर जीरो होगा। ये तो पक्की बात है सर, दुनिया इधर की इधर हो जाए, यही होने वाला है। अगर ये होने वाला है तो सर वेलोसिटी को लिखो ना आप मास अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, db, सॉरी ये a आएगा। जो कुछ भी b चला होगा और जो कुछ भी c चला होगा अपॉन टाइम बराबर जीरो। ये va कर लेना। तुम अगर ध्यान से देखो तो एम ए इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस चल रहा है ए कितना डिस्टेंस चल रहा है एल। क्या बी और सी कोई डिस्टेंस चल रहे हैं? क्या बी और सी चल रहे हैं? ध्यान से देखो, ग्राउंड पे बैठे हो फर्जी हो। कहां बैठे हो तुम? ग्राउंड पे। नाव चलती हुई दिखेगी ना तुम्हें, तुमने खुद ने तो कहा था कि नाव चलेगी, तो चलती हुई दिखेगी ना। और नाव के साथ वो भी बंधी हुई है जिसे फूल चाहिए, तो वो भी चलेगी ना। तुम तो बोलोगे तुम भी चलियो मैडम, कुछ भी हो जाए। अरे यार हाँ ना बोलो। अच्छा, तो सर ए को चलना तो था
एल, कितना चलना था एल, लेकिन हम जानते हैं सर कि सेंटर ऑफ मास ना अपनी जगह छोड़े, इसके लिए ये किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा एक्स। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह को चेंज ना करे, इसके लिए नाव और बी पार्टिकल का सिस्टम पीछे खिसक जाएगा, और ए पार्टिकल तो जा ही रहा है आगे। किसी बच्चे को लगता है कि सर आपने चीटिंग करी है, आपने पीछे लेना अपने मन से मान लिया, तो ठीक है, अगर मैं मान रहा हूं तो गलत हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आंसर, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर नहीं तो मेरा आंसर सही होगा तो प्लस में आएगी। बोलो यार, जो मैं बोल रहा हूं तुम समझ पा रहे हो क्या? चलो, तो चलना तो था एल, लेकिन चला कितना, एल माइनस एक्स, और ये सब चले हैं एक्स। क्या यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड की जा सकती है? ऐसे अनेकों ढेरों प्रश्न आते हैं, ऐसे ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक्स की वैल्यू बताओ, इनको कहीं भी चलाएंगे। मान लो बी की इच्छा हुई ए से मिलने की, कब तक ये फूल अपने हाथ में रखोगे, मुरझा जाएगा, आओ दे दो मुझे, बताओ। या दोनों ने डिसाइड किया कि हम तो सेंटर ऑफ दी बोर्ड पे मिलेंगे, देखेंगे क्या करना है इस फूल का। क्लियर हुई क्या बात हर किसी को? तो अब तुम ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो क्या सॉल्व? तो कल की क्लास में तैयार रहें, आपके मुंह पे एक के बाद एक धमाधम क्वेश्चन फेंके जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। आज तक मैंने जितना पढ़ाया है सेंटर ऑफ मास में, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले टॉपिक, उन सबसे मैं क्वेश्चन कल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, गुड नाइट।